जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी साथियों कल की इस वीडियो में मैंने आपको अब दी थी। ये वीडियो शायद आपने देख लिया होगा, और अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल आप इसको जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। डॉक्यूमेंट को लेकर जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी हैं वो इसमें शेयर की गई हैं। लेकिन इस वीडियो के अपलोड करने के बाद में कैंडिडेट के कमेंट्स आए कि जो कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं, जैसे फॉर्म नंबर 36 हो गया आपका, फॉर्म 81 हो गया, 82 हो गया और 83 हो गया, ये फॉर्म कैसे फिलअप करने हैं, क्या हमें ये घर से ही भर के लेके जाने हैं या फिर हमको जो आपका न्यू पुलिस लाइन जहाँ पर किंग्सवे कैंप दिल्ली में आपको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पर जाकर आपको फिलअप करने हैं। पुलिस वेरिफिकेशन वाले फॉर्म में क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, क्या जो आपके डाउट हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का जवाब साथियों इस सेशन में मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसके साथ में जो भी फॉर्म में डिटेल्स आपको भरनी है वो जानकारियां भी आपको इस सेशन में मिलेंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन ये आपके लिए रहने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर बनेगा क्योंकि 3-4 फॉर्म है, तो थोड़ा सा आप अपने आप में संयम रख के इस वीडियो को अगर देखते हैं तो जितने भी आपके डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म नंबर 36, जिसे अटेस्टेशन फॉर्म भी बोला जाता है। संख्यांकन जो फॉर्म है जिसे हिंदी में कहा गया फॉर्म नंबर 36 है। स्टार्ट होती है, देखिए सबसे पहले जब आप इस फॉर्म को देखते हैं तो सबसे पहले ऊपर में आपके रोल नंबर आ जाते हैं। तो ये रोल नंबर आप अपने यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद में जो आपकी मेडिकल की डेट थी वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। ये दो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जैसे ही आप यहाँ पर फिलअप करते हैं, उसके बाद में तीसरा जो काम आपको करना है वो साथियों यहाँ पर आपको जो नवीनतम आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर चस्पा करनी है। फोटो आपकी सब हस्ताक्षरित रहेगी, यानी आपके जो साइन है उस फोटो पे रहेंगे। आप जैसे आधे जो आपके साइन है वो यहाँ पर आ जाए और आधे साइन आपके फोटो पर आ जाए, इस प्रकार आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो फोटो आपको यहाँ पर चस्पा करनी है। ये फर्स्ट पेज है अटेस्टेशन फॉर्म का, इस पर आपको सिर्फ ये 3 ही काम करने हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो पेज आएगा वहाँ पर आपकी डिटेल्स साथियों भरी जाएंगी, जिसमें सबसे पहले आपका नाम आता है। मैं एक डमी कैंडिडेट का नाम यहाँ पर साथियों शामिल कर रहा हूँ। जो भी कोई कैंडिडेट है वो अपने अपने नाम देख लीजिएगा। जैसे किसी कैंडिडेट का नाम राहुल कुमार है तो आपका पहला नाम यहाँ पर आपको लिखना है कि राहुल आपका नाम है, और सरनेम हो सकता है आपका वर्मा हो। आप अगर ओनली कुमार लगाते हैं तो ये कुमार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आपका पूरा जो प्रेजेंट एड्रेस है, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट है किसी दूसरी जगह का और अभी वो दूसरी जैसे झुंझुनू का है और जयपुर में रह रहा है, तो यहाँ पर साथियों आपको जयपुर वाला जो प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हैं वर्तमान में, वो एड्रेस यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ठीक है, इसके बाद में आपका जो घर का जो स्थायी पता है वो यहाँ पर लिखना है, जिसमें आपका गांव आ जाएगा, पुलिस स्टेशन आ जाएगा, जिला आ जाएगा आपका, और पिन कोड आ जाएंगे और स्टेट आ जाएगा। ये सारी जानकारियाँ इस पर रहनी चाहिए। मोबाइल नंबर भी आप डाल देते हैं तो वो आपके लिए बेटर है। जो अगला पॉइंट बी पॉइंट इसी में दिया गया है वो पाकिस्तान बांग्लादेश वाला है। ये मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी कैंडिडेट पर लागू होगा, तो इसको आप गौर ही मत कीजिएगा, आप इसे ब्लैंक छोड़िएगा। इसके बाद में 4 नंबर पॉइंट है आपका आधार कार्ड नंबर। तो आधार कार्ड नंबर आप आराम से डाल दीजिएगा। ये आधार कार्ड नंबर जो डमी नंबर है मैंने आपको डाल के दिखा दिया है, यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर लिख दीजिएगा। इसके बाद में जो पैन कार्ड है वो जरूर लिखिएगा। पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालने हैं। पैन कार्ड में पहले जो 5 अक्षर हैं वो आपके इंग्लिश के होंगे, उसके बाद में 4 अक्षर आपके अर्थमेटिक होंगे, और उसके बाद में लास्ट वाला जो वर्ड है वो भी आपका इंग्लिश का होगा। तो जो भी आपका पैन कार्ड है आपके पास में उसके नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद में जो राष्ट्रीयता है वो इंडियन मैक्सिमम कैंडिडेट की मिलेगी। अगर कोई दूसरे देश की राष्ट्रीयता अगर आपके पास में है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आप नेशनलिटी अगर आपके पास में है तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आपका जन्म तिथि आ जाएगी। तो जन्म तिथि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है, 1/1/1998, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद में आपकी वर्तमान आयु, जो वर्तमान आयु आज की डेट तक आपकी एज कितनी बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी एज लिख दीजिएगा। अब ये तीसरे पॉइंट में डाउट है कि मैट्रिक के समय आयु, तो इसमें क्या करना है कि जब 10th क्लास आपने पास की थी तो 10th क्लास पास करने के समय आपकी आयु क्या थी। अगर आपने मान लीजिए 14 वर्ष की आयु में 10वीं क्लास पास की है तो वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, इसमें और कोई आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपका 8 नंबर पॉइंट है कि आपका जन्म स्थान, बर्थ पैलेस कौन सा है,
ठीक है। देखिए आपका निवास स्थान है वो अलग हो सकता है, आपका जन्म स्थान वो है अलग हो सकता है, और हो सकता है आपके दोनों जन्म स्थान और निवास स्थान दोनों सेम हो। तो जिस प्रकार भी आपके ऊपर लागू होता है वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि बर्थ पैलेस आपको लिखना है जहाँ पर आपका जन्म हुआ था, ठीक है। इसके साथ में आपका डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जहाँ पर आपका जन्म हुआ, ठीक है। अभी आप वर्तमान में किस जिले और राज्य से संबंध रखते हैं वो आप लिख दीजिएगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में है। इसके साथ साथ उस जिले का नाम और उस राज्य का नाम जहां आपके पिता मूल रूप से संबंध रखते हैं, तो ये मैक्सिमम आपका समान ही मिलेगा। अगर ये आपका अलग अलग है तो बिल्कुल वो भी लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आपका जो धर्म है वो साथियों यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया हिंदू। कास्ट आपकी हो सकती है कि अलग अलग कास्ट हो कुछ भी, तो यहाँ पर मैंने आपको कुम्हार जो कास्ट है जो ओबीसी में आती है वो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है साथियों, जो सी पॉइंट है, इसमें आपकी जो कैटेगरी है वो लिखना है कि SC ST OBC या EWS में से अगर आप किसी में से आते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको यस लिखना है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर OBC को शामिल किया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर यस फिलअप करेंगे। जनरल वाले कैंडिडेट जो भी हैं जो EWS में नहीं है वो यहाँ पर नो फिलअप करेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो 10 नंबर पॉइंट है अटेस्टेशन फॉर्म में, ये साथियों ये आपका है कि उन स्थानों का ब्यौरा आपको देना है जिन स्थानों पर लास्ट 5 साल, ठीक है, जो मान लीजिए कि 2019 के बाद में अगर आप किसी स्थान पर 1 साल से ज़्यादा रहे हैं तो उस स्थान का ब्यौरा अब देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई कैंडिडेट नहीं रहा है तो बिल्कुल उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अगर आप रहे हो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए किसी स्थान पर तो उसका ब्यौरा दे दीजिएगा, कब से कब तक रहे, कब से कब तक ये हो गया। इसके बाद में कहाँ पर रहे वो पूरा एड्रेस आ जाएगा, और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है वो जगह, तो वो उसका पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर साथियों आपका फिलअप हो जाएगा। इसके बाद में आपको 11 नंबर जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पर आपके जो परिवार की डिटेल्स है वो यहाँ पर देनी है, जिसमें महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, ठीक है, फादर्स नेम, ठीक है। उसके बाद में इंडियन उनकी राष्ट्रीयता है, ठीक है। विलेज यानी उनका जो जन्म स्थान है, जो जन्म स्थान है वो पूछा गया है, तो जन्म स्थान आपके पिताजी का अलग हो सकता है या फिर आपका वही गांव हो, तो वो देख लीजिएगा। जो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर सिंपल सा यही है कि जन्म स्थान यहाँ पर आपको फिलअप करना है, ठीक है। इसके बाद में वो आज के दिन उनका प्रोफेशन क्या है, अगर वो टीचर काम कर रहे हैं तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको टीचर बता दिया है। अब टीचर अगर वो लगे में तो उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर देना है, कहाँ पर वो एट प्रेजेंट यहाँ पर वो ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में उनका घर का जो स्थायी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर, यानी आपका जो घर का स्थायी एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना है। आपकी माताजी का नाम और आपकी पत्नी का नाम, या अगर आप एक यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर फीमेल कैंडिडेट है तो बिल्कुल आपके पति की डिटेल यहाँ पर देनी है, अगर आप एक मैरिड कैंडिडेट है तो, ठीक है। अन्यथा इनमें फादर और मदर की डिटेल्स आप डाल के बाकी थर्ड कॉलम है वो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपके ऊपर लागू होती है वो फिलअप कर दीजिएगा। अब 12 नंबर है कि अगर कोई मान लीजिए कि मैरिड कैंडिडेट है और अगर उसके बच्चे भी हो रखे हैं, ज़्यादातर ये एक्स सर्विसमैन के ऊपर लागू होता है, लेकिन अगर आप फिर भी अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका शादी हो रखा हो और उसके साथ में उसके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों की जानकारी जो विदेश में पढ़ रहे हैं वो उसको इस कॉलम में यहाँ पर आपको फिलअप करनी है कि उनकी राष्ट्रीयता, उनका नाम क्या है उस बच्चे का, उनकी राष्ट्रीयता क्या है, जन्म स्थान क्या है, कौन से देश में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। इसके बाद में 13 नंबर जो कॉलम है जो महत्वपूर्ण है, इसमें आपको क्या करना है कि 15 वर्ष की आयु, जब आप 15 वर्ष की आयु ग्रहण की उसके बाद में आपने कौन कौन सी शिक्षाएं ग्रहण की हैं, ठीक है, उन शिक्षाओं का नाम आपको एजुकेशन का नाम देना और उन स्कूल्स का नाम भी, उन संस्थाओं का नाम भी यहाँ पर देना है जहाँ से आपने ये शिक्षा ग्रहण की है। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने 15 वर्ष के बाद में 10th क्लास पास की है, पहली जो क्लास की है 10th और 11th, तो मैंने ये शेखावाटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये स्कूल का नाम डाल दिया है। कहाँ पर ये स्कूल है उसका नाम यहाँ पर जगह का नाम भी डाल दीजिएगा, उसमें प्रवेश की तिथि और छोड़ने की तिथि। तो देखिए इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं यहाँ पर मेरे पास प्रवेश की तिथि नहीं है। तो मैक्सिमम जो इंडिया में जो सेशन स्टार्ट होते हैं वो जुलाई के आसपास स्टार्ट होते हैं। अगर आपका वो सेशन आपका जुलाई में नहीं है, अगर अप्रैल मई में है, तो एक आप अनुमानित डेट डाल दीजिएगा, उसमें आपको कोई फिक्स डेट नहीं पूछने वाला है। और ये छोड़ने की तारीख है ये भी आप अनुमानित डाल सकते हैं। अगर आपके पास में इन दोनों का कोई प्रूफ है तो वो भी आप डाल सकते हैं। फिक्स अगर फिक्स नहीं है तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैंने इस स्कूल से 10th और 11th पास की है वो डाल दिया है। इसके बाद में मैंने 12th क्लास की डिटेल डाली है। 12th क्लास में यहाँ पर जैसे मैंने स्कूल का नाम डाल दिया, कब से कब तक था ये मेरा, और उसके बाद में मैंने 12th क्लास यहाँ से पास की है। अब अगर किसी ने ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं, इसमें कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए।
इसके बाद में जो 14 नंबर है वो इन सर्विस कैंडिडेट के लिए है। जो पहली बार सर्विस लगे हैं उन कैंडिडेट को इस कॉलम से कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो पहले वाली नौकरी है उसका ब्यौरा आपको देना है। तो इसमें आपके जो 14 नंबर कॉलम है वो ब्लैंक रह जाएगा। 14B भी आपका ब्लैंक रहेगा, इसमें आपको ये कॉलम खाली छोड़ देना है। अब 15 नंबर में देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, इसमें येस और नो का जवाब देना है। काफ़ी सिंपल है, मैक्सिमम आपके नो ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि आप कभी नज़रबंद रखे गए हैं, तो अगर आप नज़रबंद नहीं रखे गए हैं तो नो कर दीजिए। अगर आप कभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो भी नो कर दीजिए। क्या आप कभी बंदी बनाए गए हैं, तो इसमें जो भी आपके ऊपर लागू होता है वो देख लीजिएगा, उसको आराम से पढ़ के जो आपके ऊपर लागू होता है उसके अकॉर्डिंग येस और नो कर दीजिएगा। कोई अगर आपके मामले ये जैसे आपको पूछा गया है कि क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा, येस और नो जो आपके ऊपर लागू होता है उसके ऊपर ही टिक कीजिएगा। इसमें आप गलत जानकारी मत फिलअप कीजिएगा, ठीक है। अगर उसके बाद में अगर आपका 14 नंबर में अगर आपके पास में कोई हाँ में अगर कोई उत्तर है तो उसकी जानकारी आपको 15 में देनी है। जैसे आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज हो रखी है तो उस FIR की जानकारी आपको 15 नंबर कॉलम में फिलअप करके देनी है। इसके बाद में साथियों क्या होगा कि आपकी जो अगली जो महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी वो रहेगी आपका 15(3). इसमें अगर पूछा गया कि क्या आप ऋण मुक्त हैं या फिर किसी ऐसे दीवाने मुकदमे में लिप्त हैं, यानी आपसे पूछा गया है सिंपल सा यही कि क्या आप ऋण मुक्त हैं। तो अगर आप यस हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको उसके बाद में बी वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना है। लेकिन अगर उसका नो में आंसर है आपका 15(3)(a) का, तो फिर आपको वो जो मुकदमा जो आपके ऊपर लागू हुआ दीवानी मुकदमा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जो 15(4) है इसमें आपसे पूछा गया कि क्या कभी चिकित्सा के आधार पर आपको किसी पुलिस या किसी सरकारी सेवा के लिए अयोग्य ठहराया गया है, यानी मेडिकल के बेस पर क्या किसी आपको विभाग द्वारा या किसी सेवा से आपको अयोग्य ठहराया गया है क्या। तो अगर येस है तो येस, अन्यथा नो तो आपको फिलअप करना ही है। मैक्सिमम का नो ही यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में नोट्स है, इसमें आपको कोई मतलब की चीज़ नहीं है। 16 नंबर में क्या है कि आपके 2 इलाके के जहाँ पे भी आप रहते हो उस इलाके के 2 व्यक्ति जो आपका नाम जानते हो, आपको अच्छी तरीके से जानते हो, उनकी डिटेल्स यहाँ पर लिख दीजिए। उनका नाम आ जाएगा, उनके एड्रेस भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, घर मकान नंबर वगैरह, ठीक है। उसके बाद में एक डिक्लेरेशन रहेगा। डिक्लेरेशन में कुछ नहीं है कि आप जो भी जानकारी आपने फिलअप की है वो बिल्कुल सत्य है। अगर इसमें अगर कोई भी जानकारी आपकी गलत पाई जाती है तो बिल्कुल आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और उसमें आपको आपकी जो नौकरी है उससे भी आपको हटाया जा सकता है। इस प्रकार का आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा। यहाँ पर आपके साइन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कैपिटल्स लेटर्स में, जो आपको स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, कैपिटल लेटर में अपने नाम लिख देना है और रोल नंबर आपका जो भी है वो लिख दीजिएगा। मैंने एक डमी नंबर लिया है, ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद में जो भी डेट, जिस डेट को आप ये फॉर्म भर रहे हैं ये डेट आ जाएगी और जहाँ पर आप फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का, यानी आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम दे सकते हैं, अपने गांव का नाम दे सकते हैं। इसके बाद में ये आप एक को जो फॉर्म है ये मिलेगा पुलिस डिपार्टमेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिक्रूट। अब इसमें डाउट सबसे पहला तो यही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट आए कि क्या ये हमको भरना है या फिर वहाँ पर जाकर भरना है। तो बिल्कुल साथियों ये आपको खुद को ही भरना है। अब कौन सा पार्ट आपको भरना है, कौन सा आपको नहीं भरना है, ये जानकारी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर फिलअप कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 जो भी आपका रोल नंबर है वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में जो पुलिस विभाग है, एक तो आपकी भर्ती की तिथि है, भर्ती की तिथि, ठीक है, ये यहाँ पर आपकी आ जाएगी। इसके बाद में आपका जो कैरेक्टर है, कब किस डेट को वो वेरिफिकेशन आपको करवा रहे हो उस डेट को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम, आप किस रैंक पर चयनित हो वो आ जाएगा, आपकी कास्ट आ जाएगी और इसके साथ आपका धर्म आ जाएगा, आपके पिताजी का जो ऑक्यूपेशन है वो आ जाएगा, आपका पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है, गांव, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। इसके बाद पुलिस स्टेशन आपको कौन सा लग रहा है और आपका ज़िला कौन सा है उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर फिलअप करनी है। आपका एक कोई भी पहचान चिन्ह है वो यहाँ पर मेंशन कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है एमोल ऑन द चेस्ट, ठीक है। इस प्रकार आप अपना कोई भी एक है जो पहचान चिन्ह है वो लिख सकते हैं। पहली नौकरी का ब्यौरा अगर है तो वो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई पहली नौकरी छोड़कर आ रहे हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है, किस पद पर आप चयनित हुए थे और किस पद पर आप, जो आपकी भर्ती की तिथि वो किस डेट को आपको अपॉइंटमेंट मिल रहा था वो आपको दे देना है। जो सबसे पहले उसमें भी आपको भर्ती तिथि मैंने आपको बताई सबसे ऊपर, उसमें भी आपकी अपॉइंटमेंट जो डेट है वो आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। ये वाली बता रहा हूँ मैं आपको, जो अपॉइंटमेंट जो भर्ती तिथि है इसमें आपकी अपॉइंटमेंट डेट आपकी मेंशन होके आएगी, तो उस अपॉइंटमेंट डेट को आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर साथियों इसके बाद में आपका जो अगला स्टेज है वो आएगा आपका
आपके पिताजी का नाम, परिवार के सदस्यों की जानकारी यहाँ पर देनी है। आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, वाइफ, अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आपकी वाइफ का नाम, और फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी हस्बैंड का नाम यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। अगर आपके बच्चे हैं तो उन बच्चों की जानकारी, और भाई बहन की जो जानकारी है, सिस्टर ब्रदर का नाम भी यहाँ पर आपको मेंशन करके देना है। अगर कोई आपका रिश्तेदार अगर सरकारी सेवा में है तो बिल्कुल उसकी जानकारी आपको इस कॉलम में देनी है। जैसे यहाँ पर इस कैंडिडेट के पिताजी टीचर हैं तो यहाँ पर भंवर सिंह, उनके पिताजी का नाम, उनका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। उनके संबंध क्या है तो ये पिताजी हो गए, क्या ऑक्यूपेशन है उनका, 3rd ग्रेड टीचर है, किस विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, झुंझुनू में उनका हाल में पोस्टिंग है। ये इस प्रकार की जानकारी यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। इसके बाद में आपको अपना एक नॉमिनी बनाना होता है। तो मैक्सिमम मैरिड कैंडिडेट अपनी वाइफ को ही बनाते हैं या हस्बैंड को ही बनाते हैं। जिसको भी आपको नॉमिनी बनाना है उसका नॉमिनी आप मेंशन कर सकते हैं, या फिर अपने माताजी या पिताजी का नाम यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। जिसका भी नाम मेंशन करें उसका आपके साथ रिलेशन क्या है वो आ जाएगा, और फिर आपका उनका नॉमिनी का जो पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर साथियों आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपके साइन, और आपके साइन के साथ साथ में यहाँ पर आपका आ जाएगा जो नाम है और आपके रोल नंबर है, ये यहाँ पर साथियों आ जाएंगे। और यहाँ पर डेट और जो स्थान है उसका ब्यौरा आपको दे देना है। इसके बाद में जो घोषणाएं कुछ करनी है, इस घोषणाओं में सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम मेंशन कर देना है। अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं तो ये जैसे मैरिड कैंडिडेट है तो इसका यहाँ पर मैंने मैरिड कर दिया। अगर आप अनमेरिड है तो यहाँ पर अनमेरिड लिख दीजिएगा। अगर आप विवाहित है तो ही आपकी आगे की डिटेल्स फिलअप की हो जाएंगी, अन्यथा आप NA लिख के उसको छोड़ दीजिएगा, नॉट एप्लीकेबल लिख के आप उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे आप मैरिड है तो आपकी वाइफ का नाम है वो आ जाएगा। ठीक है, आपकी अगर एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं तो उस दूसरी पत्नी का यहाँ पर मेंशन करना है, अन्यथा यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल कर दीजिएगा। सेम ये फीमेल कैंडिडेट के लिए भी लागू होता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर फिर से आपका नाम और आपके साइन और आपके रोल नंबर ये यहाँ पर मेंशन आपको करने हैं। इसके बाद में यहाँ तक जो पुलिस वेरिफिकेशन वाला जो फॉर्म है ये आपको भरना है। इससे आगे का जो पार्ट है वो जो आपके थाने के पुलिस स्टेशन के जो थाना अधिकारी हैं वो यहाँ पर भरने वाले हैं। इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ऊपर का पार्ट जो मैंने आपको बताया वो आपको ही फिलअप करना है। अब इसमें जो संबंधित थाना अधिकारी हैं वो अपने आप आपको डिटेल्स फिलअप कर देंगे कि क्या इस घोषणा पत्र में जानकारी दी गई है वो तथ्य बिल्कुल ठीक है। अगर ठीक है तो वो यस लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में जैसे अगला है कि अगर उम्मीदवार के खिलाफ कोई सजा का या आरोप है तो उसकी जानकारी वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद में क्या उम्मीदवार ने किसी सांप्रदायिक दंगे वगैरह में कोई उनका हाथ है तो वो उसकी जानकारी यहाँ पर मेंशन करेंगे। और 4 नंबर जो पार्ट है उसमें कि क्या उम्मीदवार किसी परिवार के कोई सदस्य कभी सांप्रदायिक, आपराधिक या विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त रहा है तो इसकी जानकारी वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। यदि उम्मीदवार ने पहले से कोई सरकारी नौकरी पाली है तो उसका विवरण दें। ठीक है, तो इसकी नौकरी का जो विवरण है वो आपसे पूछ के ही फिलअप करेंगे। ठीक है, उम्मीदवार के चरित्र व आचरण के पुष्टि सरपंच व या मोहल्ले के 2 सम्मानित व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए। ये आपके जो थाना अधिकारी है उनके द्वारा साथ ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट वाला पार्ट मैंने बताया उसके बाद थाना अधिकारी यहाँ पर साइन कर देंगे और यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा और उनका रैंक आ जाएगा। और उसके साथ में यहाँ पर आप एक स्टाम्प लगवाना ना भूलें, जो उनके ऑफिस की जो स्टाम्प रहेगी वो यहाँ पर आप लगवा लीजिएगा। इसके साथ में ये आपका साथियों अटेस्टेशन फॉर्म और पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है वो आपका खत्म होता है। अब स्टार्ट होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर फॉर्म नंबर 82 है। यहाँ पर फिलअप आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके जो एड्रेस है गाँव, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये आपको फिलअप कर देनी है। आप फिलअप नहीं भी करेंगे तो जिससे भी आप बनवाने जा रहे हैं वो खुद ब खुद इसको फिलअप कर देगा। ठीक है, अगर आप खुद फिलअप करके दे देते हैं ये ऊपर की जानकारी है तो उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप उनको सामने जाकर समक्ष उपलब्ध होकर भी अगर आप ये साथियों फॉर्म की कॉपी ले जाएंगे तो आपको बना के देंगे। और वो यहाँ पर आपको कितने दिन से जानते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको 5 वर्ष और 4 महीने से जान रहे हैं तो इसकी डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। और इसके साथ में कि मिस्टर या मिसेज जो भी आपका नाम है इज नॉट रिलेटेड टू मी, यानी जिससे भी आप बनवा रहे हैं वो आपको नहीं जानते हैं, मतलब उनसे संबंधित नहीं है। मेरे कहने का मतलब है संबंधित नहीं है। जानते तो हैं वो 5 साल और 4 महीने से, लेकिन वो आपसे संबंधित नहीं है, नहीं आपके कोई परिवार के सदस्य नहीं है। ये जानकारी वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे किसी SDM से आपने ये बनवाया है तो उनका साइन यहाँ पर आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा, उनकी डेजिग्नेशन क्या है और उनके ऑफिस की सील है वो आ जाएगी, और कितने तारीख को वो जारी हुआ है वो डेट और किस स्थान से वो जारी हुआ है ये पूरी जानकारी आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में होनी चाहिए, तभी ये वैलिड रहेगा। इसके बाद में देखिए कहाँ से बनवा सकते हैं ये भी इसमें जानकारी दी गई है। तो सबसे निचले स्तर से चलते हैं, आप अपने सरपंच से भी ये बनवा सकते हैं। ठीक है, आप अपने पोस्ट मास्टर से भी ये बनवा सकते हैं। BDO ब्लॉक डेवलपमेंट जो ऑफिसर होता है उससे भी आप ये बनवा सकते हैं। तहसीलदार या नायब तहसीलदार से भी ये बनवा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो ग्रेड के कोई भी गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं उनसे भी आप बनवा सकते हैं। MLA या जो MP हैं आप उनसे भी ये जारी करवा सकते हैं। इन सभी में से किसी एक व्यक्ति से आपके पास में या किसी अधिकारी से आपके पास में जारी करवाया हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद में साथियों आपको देनी पड़ेगी अंडरटेकिंग
में कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको ये डिटेल्स फिलअप कर देनी है, नाम, पिताजी का नाम, रोल नंबर, यही सेम आपका एड्रेस आ जाएगा। इसमें क्या है कि जो भी मैं एप्लीकेशन फॉर्म या अटेस्टेशन फॉर्म में जो भी जानकारियाँ भरी हैं वो बिल्कुल एकदम सत्य है। मेरे खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला है वो दर्ज नहीं है। इसके बाद में ये है कि अगर मेरे खिलाफ अगर कोई मान लीजिए कि या फिर मैं जो भी जानकारी आपको फिलअप करके दी है इसमें कोई गलत जानकारी अगर मिलती है तो जो मुझे है सर्विस से टर्मिनेट किया जा सकता है। इस प्रकार की आपको एक अंडरटेकिंग देनी होगी। ये आपको इसके बाद में ये आपके साइन, रोल नंबर, नाम आपका यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद में ये डेट आ जाएगी। तो ये साथियों तमाम जो आपके फॉर्म हैं, इन फॉर्म के अलावा एक जो फॉर्म और बच गया आपका, उसकी पीडीएफ मैं आपको फिलअप करके ही मैं आपको इसकी पीडीएफ है साथियों, वो आपका एग्रीमेंट का जो फॉर्म है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो जो भी साथी टेलीग्राम चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर पर नहीं है वो टेलीग्राम पर जाएं, सर्च कीजिए और इस भरे हुए फॉर्म की पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल आरएस एजुकेशन सेंटर पर उपलब्ध करवा दूंगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।